नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम स्कंदगुप्त नाटक का परिचय, स्कंदगुप्त नाटक का कथासार एवं कथानक की विशेषताएं आदि पढ़ चुके हैं। आज हम स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं व्याख्या। गद्यांशों की व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि गद्य की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। पिछली कक्षाओं से हम व्याख्या करते आ रहे हैं और पद्यांश में व्याख्या करना आसान होता है, क्योंकि उसमें पद्य में आए हुए शब्दों का हिंदी अर्थ लिखकर हम उसे समझा सकते हैं। परंतु गद्यांश की व्याख्या थोड़ी कठिन होती है। अधिकांश विद्यार्थी गद्यांश में आए हुए शब्दों को ही व्याख्या में ज्यों का त्यों लिख देते हैं और उसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इस संबंध में एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी गद्यांश की व्याख्या करें तो उसमें आए हुए कठिन शब्दों का नीचे व्याख्या में ज्यों का त्यों प्रयोग न करके उसके समान अर्थ रखने वाले दूसरे शब्दों या पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। और किसी एक लंबे वाक्य में कही हुई बात को हम छोटे छोटे कई वाक्यों में समझाकर कह सकते हैं। कई बार कुछ उक्तियाँ भी कही जाती है, उन उक्तियों को भी हम अपनी भाषा में सरल शब्दावली में उसे समझा सकते हैं। तो आइए हम पहले पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचायक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के सैनिक हैं। यदि आप सब ने स्कंदगुप्त नाटक पढ़ा हो तो आपको मैं एक बार पुनः बता दूं कि स्कंदगुप्त नाटक 5 अंकों में विभाजित है और इसमें 33 दृश्य है। प्रस्तुत गद्यांश जो है वो हमारे नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है। प्रसंग में पूर्व में आपको यह भी लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है और फिर जैसा कि प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि नाटक का आरंभ ही इस गद्यांश की पंक्तियों से होता है। अब हम इसमें संदर्भ बताएंगे कि यह किस संदर्भ में और किसका कथन है। तो देखिए कि प्रथम अंक में ही हम देखते हैं कि उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का सैन्य शिविर आयोजित होता है। उस सैन्य शिविर में मगध का भावी शासक स्कंदगुप्त जो है वह अत्यधिक चिंतित टहलते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी माता सौतेली माता अनंत देवी और सौतेला भाई पुरगुप्त जो है राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का कुचक्र रचते हैं। उसी से खिन्न होकर के स्कंदगुप्त के मन में जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है उसी का इसमें वर्णन है। तो व्याख्या देखिए आप। स्कंदगुप्त का कथन है, पहला वाक्य, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।
स्कंदगुप्त का कथन है कि अधिकार मतलब दूसरों पर आधिपत्य जमाना या दूसरों को अपने वश में कर लेने की प्रवृत्ति का जो सुख है वह मदिरा के से नशे के समान है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य मदिरा का नशा करता है तो वह अपना भला बुरा सब कुछ भूल जाता है और बहुत कुछ अनर्गल प्रलाप करता है, किंतु जब उसका नशा उतरता है तो उसे अत्यधिक निराशा उदासी का और अनुभव होता है, वो पश्चाताप भी करता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरों पर अधिकार जमाना, दूसरों को अपने अधिकार में कर लेना, दूसरों को अपने वश में कर लेने की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल मदिरा के से नशे की भांति ही व्यर्थ और सारहीन है, व्यर्थ एवं सारहीन होती है। और इतना ही नहीं, ऐसे में मनुष्य क्या करता है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। अपने को नियामक अर्थात मनुष्य अपने अधिकारों का उपभोग इस प्रकार से करता है कि वह अपने आप को ही सभी वस्तुओं का नियामक यानी सृष्टा समझ बैठता है और ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और यही इच्छा जो है वह उससे ऐसे व्यर्थ बेगार यानी व्यर्थ के कार्य करवाती है। और ऐसे में स्कंदगुप्त ये मानता है कि ऐसे मनुष्य की जो स्थिति है वो अधिकार लोलुप मनुष्य का जो महत्व है वो पर्वों और त्योहारों के अवसर पर काम करने वाले सेवकों से कोई अधिक नहीं है। यानी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी पर्व उत्सव होते हैं तो अधिकांश कार्य का बोझ जो है वो कमर तोड़ बोझ इन्हीं सेवकों पर लाद दिया जाता है। ठीक वही स्थिति जो है वो अधिकार लोलुप मनुष्यों की होती है, अथवा उन व्यक्तियों की स्थिति उस ढाल के समान होती है जो कि युद्ध क्षेत्र में ढाल का क्या काम होता है, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने पर झेल लेना। तो उस ढाल के समान होती है जो युद्ध क्षेत्र में तलवार भाले आदि शस्त्रों का घातक वार सहन करती रहती है। अर्थात कहने का प्राय है कि अधिकार लोलुप मनुष्य जो है वो अधिक अच्छे नहीं कहे जा सकते। वो तो स्वयं अपनी झूठी अहम की तुष्टि के लिए ऐसे त्रासदायक कर्मों का जाल अपने चारों ओर फैलाए रखते हैं। स्कंदगुप्त कहकर इस प्रवृत्ति की निंदा करता है और कहता है, और उसके प्रति एक प्रकार से अधिकार लोलुपता के प्रति, साम्राज्य की अधिकार लिप्सा के प्रति उदासीनता का भाव दिखाता कहता है कि जो कुछ भी हो जैसा भी हो मनुष्य के मन में, परंतु हम तो साम्राज्य के एकमात्र सैनिक है और इसी में मुझे संतोष है। यानी मगध का भावी युवराज होने पर भी वह इस अधिकार लोलुपता की प्रवृत्ति से की निंदा करता है और अपने को मात्र एक सैनिक समझता है और कहने का प्रयास कि वह अधिकार लोलुपता की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर अधिक जोर देता है। सैनिक का कर्तव्य क्या होता है, देश की रक्षा करना। ठीक उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भले ही राज्याधिकार उसे प्राप्त हुआ ना हो, परंतु गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना यही उसका कार्य है। अब हम विशेष, हालांकि गद्यांश में विशेष कुछ नहीं होता है, परंतु कुछ 2-3 वाक्यों को हम यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है स्कंदगुप्त के अनासक्त निष्काम कर्म से पूर्ण व्यक्तित्व को हमारे सामने स्पष्ट कर देती है। और दूसरी बात कि मगध का भावी शासक होते हुए भी स्कंदगुप्त का अपने आप को एक साधारण सैनिक कहना एक प्रकार के उसके उदात्त चरित्र का ही द्योतक है। यानी एक प्रकार से उदात्त नायक की जो परिभाषा है वो यहाँ पर परिलक्षित होती है। साथ ही इसमें प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त के मन के अंतर्द्वंद एवं संघर्ष को एक प्रकार से वाणी दी है, जिससे कि उसका एक दार्शनिक व्यक्तित्व झांकता हुआ प्रतीत होता है।
अब देखिए दूसरा गद्यांश। दूसरे गद्यांश की भी व्याख्या हम उसी प्रकार करेंगे। पहले प्रसंग किस संदर्भ में कहा गया है, किसने किससे कहा है, और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से ही लिया गया है और इसमें सिंघल का राजकुमार धातुसेन, जिसका नाम कुमारदास भी है, आने वाले दिनों की ओर संकेत करता है और कहता है कि अब राज्य में भावी परिवर्तन होने को है। धातुसेन की ये बात सुनकर काव्यकर्ता कालिदास, जिसे मातृगुप्त जो है, वो अत्यधिक आश्चर्य और आशंका व्यक्त करता है। तब धातुसेन परिवर्तन को ही सृष्टि के विकास का अनावश्यक तत्व बताते हुए कहता है कि विकास के प्रति उसे चिंतित नहीं होना चाहिए, कि सृष्टि परिवर्तन के से ही विकास संभव है, इस कारण उसे परिवर्तन से चिंतित नहीं रहना चाहिए। तो इसी क्रम में धातुसेन मातृगुप्त से कहते हैं, परिवर्तन ही सृष्टि का जीवन है। इस संसार में जीवन विकास का मूल तत्व परिवर्तन है। पूरा संसार जो है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, गतिशील बनता रहता है, गतिशील होता रहता है। ठीक उसी जिस प्रकार से इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है, पुनः वह मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर पुनः जन्म लेता है, इस प्रकार से संसार गतिशील बना रहता है। इसी प्रकार से वस्तुएं नष्ट होती है, उनके स्थान पर नवीन वस्तुओं की रचना होती है। तो एक प्रकार से विनाश और सृजन का यह परिवर्तनशीलता निरंतर बनी रहती है और यही सृष्टि को गतिमान करती है। स्थिर होना मृत्यु है। आगे कहते हैं कि जब मनुष्य में परिवर्तन रुक जाता है या जब संस्कृति का प्रवाह रुक जाता है, तब वह उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है और स्थिर अवस्था जो है उसका दूसरा नाम ही मृत्यु है। निश्चेष्ट शांति मरण है। निश्चेष्ट शांति मतलब कर्म विहीन, निश्चेष्ट का मतलब चेष्टा रहित, यानी जिसमें कोई काम ना करे। तो कर्म विहीन शांति जो है वो शमशान की शांति के समान है। आप शमशान में जो खामोशी छाई रहती है वह अत्यधिक भयावह होती है। ठीक वही स्थिति जो है वो कर्म विहीन निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की है। अतः नाटककार ये कहना चाहता है कि मनुष्य को समाज में रहते हुए कर्ममय जीवन बिताना चाहिए। कर्म विहीन निष्क्रिय जीवन जो है वो हमारी मरणासन अवस्था का ही द्योतक है, क्योंकि प्रकृति क्रियाशील है, क्योंकि प्रकृति स्वयं निरंतर रूप से क्रियाशील रहती है। अर्थात क्रियाविहीनता अथवा कर्महीनता की प्रवृत्ति जो है वो प्रकृति की विकृति का सूचक है। अर्थात प्रकृति का क्रम निरंतर चलता रहता है और आगे वह स्त्री और पुरुष के संयोग से किस प्रकार से प्रकृति का विकास होता है उसी कारण कहते हैं, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। अर्थात पुरुष यानी चेतन तत्व और नारी यानी मूल प्रकृति अर्थात प्रकृति के संयोग से ही इस सृष्टि की रचना होती है। और जब समय रूपी पुरुष प्रकृति रूपी स्त्री का नियमन स्त्री के साथ खेलता है, तभी नवीन सृष्टि की संरचना होती है। और यह सृष्टि किस रूप में व्यक्त होती है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में अभिव्यक्त होती है। अर्थात पुरुष में विकास उत्पन्न होने के फलस्वरूप और पुरुष जो है वह मूल प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। एक प्रकार से पुरुष उछाल दिया जाता है। अर्थात पुरुष को जो है वह आपने इस सृष्टि में भी
पृथ्वी की भांति गुरुत्वाकर्षण का ही नियम दिखाई देता है। अर्थात जैसे उछाला जाता है तो वह अंततः स्त्री की ओर ही आकृष्ट होता है। तो एक प्रकार से स्त्री में आकर्षित करने का गुण है और इन दोनों के संयोग से ही चेतन तत्व और प्रकृति, इन दोनों की स्थिति से ही सृष्टि की संरचना होती है। अतः यह जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। इसलिए जिस प्रकृति को हम जड़ समझ बैठते हैं वह वास्तव में जड़ न होकर के सचेतन होती है, क्योंकि वह निरंतर रूप से गतिशील बनी रहती है। और जो निरंतर रूप से गतिशील है उसे भला हम जड़ या चेतनाहीन किस प्रकार कह सकते हैं। विशेष में 2-3 बातें हम इसमें कह सकते हैं कि इस अंश में कवि ने नारी और पुरुष विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। यहाँ पुरुष और नारी को ही इस सृष्टि का आलंबन बताया गया है और इन दोनों को गेंद की उपमा देकर कवि ने नियति के हाथों इन दोनों को खिलौना बतला दिया है। इस कारण इसमें प्रसाद जी का नियतिवादी दृष्टिकोण भी अभिव्यंजित हुआ है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर में पुरुष और स्त्री यानी समय रूपी पुरुष और स्त्री रूपी गेंद में रूपक अलंकार है। साथ ही प्रसाद जी एक नाटककार से अधिक एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसलिए इस नाटक में भी उनकी भाषा काव्यात्मक, अलंकारिक और प्रवाहमय दिखाई देती है।